सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का फैसला आ गया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। आईनी बेंच की समाअत के दौरान वकला और जजेस के माबैन तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। माइंड योर लैंग्वेज की बात हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल और अहमद खान के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि दलाइल देने हैं तो दें, वरना कुर्सी पर बैठ जाएं। ये सुप्रीम कोर्ट है, मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। जबकि कानूनदान अहमद खान ने कहा कि आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं, आप दूसरों को बात नहीं करने देते। जजेस के फैसले की नज़रसानी अपील का फैसला 10 जज नहीं कर सकते, क्योंकि 13 जजेस का ये बेंच था। फैसला 7 और 6 की बुनियाद पर आया। इसलिए माहिरीन कानून कहते हैं कि अदालत के इस फैसले के हवाले से इख्तलाफ मौजूद था, और ये जो बात कही जाती है कि अदालत पर कोई दबाव था, उसकी दलील यही दी जाती है कि 6 जजेस ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। 7 जजेस की राय के मुताबिक तहरीक इंसाफ को ये नशिस्तें नहीं दी जा सकती। अब इस फैसले के बाद कौमी असम्बली के अंदर और असम्बलियों के अंदर पोजीशन तब्दील हो गई है। नून लीग को 14 मजीद सीटें, पीपल्स पार्टी को 5, JUI को 3 मिलेंगी, जिसके मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कौमी असम्बली में 124, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 75 और JUI 11 नशिस्तों के साथ मौजूद होगी। इस फैसले के सियासी असरात क्या पड़ेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा और कौमी असम्बली में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? हुकूमत को 2/3 अक्सरियत हासिल हो गई है। हुकूमत में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अगर शामिल हों तो उन्हें 2/3 अक्सरियत की अब जरूरत नहीं रही। आईनी बेंच के इसी फैसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुल्क के सीनियर कानूनदान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अहमद अवैस साहब, जबकि उनके साथ तशरीफ रखते हैं मुमताज कानूनदान राजा खालिद महमूद साहब। अहमद अवैस साहब, ये बताइए कि एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को बिल्कुल जो है वो मुस्तरद कर रही है, इसे गैर आईनी और गैर कानूनी करार दे रही है, लेकिन अगर आप इस पूरी प्रोसीडिंग का जायजा लें जो सुप्रीम कोर्ट में हुई इस आईनी अदालत के अंदर, आपको लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कानूनी तौर पे जो है कुछ ऐसे सुकम रहने दिए जिसकी वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तों से महरूम होना पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं बात, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए ना, इस आप उन कंडीशंस को और उन हालात को ऊपर लेके जाएं कि जहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट और ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत थी, इन्होंने मिलके क्या क्या हरबे इस्तेमाल किए हैं और इलेक्शन कमीशन को किस तरह टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पार्टी का सिंबल ले लिया, पार्टी की एग्जिस्टेंस को खत्म कर दिया गया, इलेक्शन के प्रोटेक्ट के ऊपर क्या कुछ जुल्म पार्टी के साथ नहीं हुआ। और वो इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो के 2 जजमेंट थी, 89 और 88 सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच की जजमेंट थे, उनको ऑल टुगेदर इग्नोर किया गया, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये इलेक्शन का मैटर जो है और ये पार्टी सिंबल जो है, ये पार्टी को आप इलेक्शन से रोकना, ये वायलेशन है आर्टिकल 17 की और ये बिल्कुल नहीं की जा सकती। लेकिन सारी बातों को बलाए ताक रख के जो ये सब कुछ हुआ, उन कंडीशंस को देखते हुए जब ये फुल कोर्ट बैठा था सुप्रीम कोर्ट का, तो वहां पे ये फैसला जो हुआ तो बड़ा मुदब्बराना फैसला था ये, जो 22 जुलाई को जिसको फैसला आया और उसको इम्प्लीमेंट, आप देखिए ना कि 22 जुलाई से लेके वो नवंबर तक इम्प्लीमेंट नहीं होता फैसला। जी। और कोई पूछने वाला नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों नहीं हो रहा। आर्टिकल 189 की और आर्टिकल 190 की वायलेशन हो रही है, सब खामोश बैठे हुए हैं। तो आप मैं भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि मेरा ताल्लुक PTI से है। मैं एज ए नेशनलिस्ट, एज ए लीगल एक्सपर्ट में बात करता हूँ कि पाकिस्तान के आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, किसी मुल्क का आइन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि जिसको स्ट्रिक्टो सेंसो उसको जो है वो ऑब्जर्व करना, उसको फॉलो करना और उसके मुताबिक निज़ाम को चलाना जो है इंतहाई ज़रूरी है। और एक कॉमा और फुल स्टॉप उसका बदलना हो तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि जिस वक्त वो पंजाब और KPK की असेंबलियां डिसॉल्व हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग था और एस्टेब्लिशमेंट ने और ये फॉर्म 47 की हुकूमत ने उस वक्त ADM की PDM की हुकूमत थी, इन्होंने मिलकर क्या तमाशा खेला वहां पर, नहीं इलेक्शन होने दिए, 90 डेज गुजार दिया और आइन की वायलेशन खुला वायलेशन की। और खुला वायलेशन के ऊपर जो सजा है कौन देता सजा आइन को? अब तो यही है ना कि जब
निजाम बदलेगा। लेकिन अहमद अवैस साहब अगर कानूनी तौर पे देखा जाए, क्या आईनी बेंच को ये इख्तियार नहीं था कि वो ये फैसला सुनाता नज़रसानी की दरख्वास्तों के ऊपर? क्योंकि एक बेंच तश्कील दिया गया, उसके अंदर जो फैसला हुआ वो भी 6 और 7 की रेशो से हुआ। गोया कुछ जजेस इस फैसले के हक में नहीं थे, कुछ जजेस ने फैसला दिया। फैसले तो अदालतों के ऐसे ही होते हैं। 8 और 5 देखिए ना, 8 और 5 की रेशो से फैसला आया और वो फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का बैठा था। दैट वाज द जजमेंट। और उसको केस को सुनना था तो वो उसकी जो उसकी नजरसानी अगर आई थी तो वो सुप्रीम कोर्ट ही को सुनना थी। देखिए ना ये, और फिर आप देखिए ये बेंच किस तरह से तश्कील हो रहा है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बन रहा है, चाहिए ये तो था जो कुछ चीजें हैं जो प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि आप सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं, जो जिनकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा जो है, और एज जज सुप्रीम कोर्ट का उन्होंने भी बहुत काम किया और कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज है, उनको इस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मेंबर बनाया जाता, बजाय इसके कि एक जूनियर मोस्ट को कि जो 1 घंटा पहले ओथ ले रहा है और उसके बाद जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में बैठ रहा है। मजाक इस मुल्क के साथ किया जा रहा है, ये मजाक बड़ा महंगा पड़ेगा। देखिए ना ये थोड़ी देर तो आप एक ताकत है, आप गन पावर को इस्तेमाल करेंगे और उसको रोके रखेंगे। आगे होता रहा हमारे साथ माजी में, लेकिन उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं ना। मुल्क कहाँ से कहाँ चला गया, आपका हालात कहाँ से कहाँ चले गए। राजा खालिद महमूद साहब, अहमद अवैस साहब को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि जो आईनी बेंच है इसके अंदर अगर एक जज जस्ट हल्फ उठाते हैं, उसके बाद बेंच का हिस्सा बना दिए जाते हैं, फिर फुल सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने ये सुना था इस मुकदमे को, तो उसके बाद नज़रसानी के हवाले से भी फुल कोर्ट होनी चाहिए थी। लेकिन इस पूरे फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गैर आइनी करार दे रही है, जो पहले ही कह चुकी है कि 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये जो बेंच तश्कील दिए गए ये भी गैर आइनी है। मलिक साहब, मेरी गुजारिश ये है कि अहमद अवैस साहब सीनियर हैं हमारे, मेरे लिए काबिल एहतराम हैं। पहली बात तो ये है वो ये बताएं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है तो 26वीं तरमीम के बाद फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने इसे सुनना था, ना कि बाकी सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात यह है कि पीटीआई को अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने कानूनी तौर पे कहाँ कहाँ गलतियाँ की। तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने क्यों नहीं गए थे, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने पार्टी क्यों नहीं बने, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी क्यों नहीं बने, और फिर उनसे ये कोई पूछे कि आपने ये क्यों मशवरा दिया था अपने लोगों को कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन करें। आपको पता नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो चेयरमैन है, जो उसका सरबराह है अहमद रजा साहब, वो खुद आज़ादाना तौर पे इलेक्शन उन्होंने कंटेस्ट किया है और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लियामेंट के अंदर या असम्बलीज के अंदर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उन्हें ये मालूम नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने तो लिस्ट ही प्रोवाइड नहीं की हुई इलेक्शन कमीशन में। फिर ये जो बात की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कि जी कॉन्स्टिट्यूशन की दजियां बखेरी के, मैं समझता हूँ कि जो फैसला आज रिव्यू हुआ उस इम्प्यून जजमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन की दजियां इस तरह से बखेरी थी कि आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज़े तौर पे ये कहता है कि जो आज़ादाना तौर पे इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड लोग हैं दे में ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 डेज। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से 15 दिन कैसे दे दिए? सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को जो 185 के तहत जो अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है अपील को तो मुस्तरद कर दिया, लेकिन आपने रिलीफ पीटीआई को दिया। पीटीआई तो आपके सामने पार्टी ही नहीं थी। इसका मतलब ये है कि आपने अपनी विम के मुताबिक, अपनी विशेष के मुताबिक और अपनी ख्वाहिशात की ताबियादारी करते हुए आपने मंजूर नज़र किसी पॉलिटिकल पार्टी को ये रिलीफ तख्लीक करके दिया था। और फिर एक और मजे की बात वो ये कि जो लोग एफिडेविट दे चुके थे कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हम ज्वाइन कर रहे हैं अपनी आज़ादाना मर्जी से, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आप पीटीआई को ज्वाइन करें। यहाँ पे हलफ से रूह गर्दानी का भी सवाल पैदा होता है। और फिर मैं समझता हूँ कि इसके जो खौफनाक नतीजे थे, जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, वो बहुत ही खौफनाक होने थे मुस्तकबिल में कि कोई भी बंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के बाद किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी की या गवर्नमेंट की तरफ से अगर उसे ऑफर आती है, कोई मनफियत बख्श किस्म की ऑफर आती है, वजारत की ऑफर आती है, तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ के दूसरी गवर्नमेंट को ज्वाइन कर सकता है इन द लाइट ऑफ दैट जजमेंट विच हैज बीन रिव्यूड बाय दिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टुडे।
तो मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल आइन की स्पिरिट के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो तस्लीम की कि अदालत का काम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं करना, बल्कि अदालत का काम ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करनी है, ताबीर करनी है। और साथ उन्होंने सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट मकन्ना वो भी तस्लीम की कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इट इज़ द प्रीरोगेटिव ऑफ द पार्लियामेंट, नॉट द कोर्ट्स। अहमद वैसे अगर इस केस के मेरिट्स की बात की जाए, जो अभी राय साहब भी बात कर रहे हैं, क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती थी? और क्या तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा नहीं था कि वो खुद पार्लिमानी पार्टी नहीं है, वो खुद आज़ादाना हैसियत से इलेक्शन जीत कर आए हैं और आइन की रूह से किसी इंडिपेंडेंट को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती? फिर एफिडेविट देने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट किसी को पार्टी से निकाल के किसी दूसरी पार्टी में निकालने का हुक्म दे सकती है? देखिए ना, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने वो सारे मुहर्रकात जो थे वो उस वक्त जो कुछ सब डेलिबरेटली जो एक्ट किए गए थे, इंक्लूडिंग जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजमेंट भी जो काजी फायद ईसा की सरबराही में जो बेंच बना था और उसमें जो जिस तरीके से वो जजमेंट तैयार की गई थी, इन सारी बातों को मद्देनजर रख के उन्होंने ये कहा था कि ये इनको दानिस्ता तौर के ऊपर आउस्ट किया गया है इस सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से, इलेक्शन के प्रोसेस से, कि वो पार्टिसिपेट ना कर सके। इन बातों को मद्देनजर रख के उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने इस बात की भी जायजा लिया कि पाकिस्तान की तारीख में जनरल इलेक्शन के अंदर कभी इतनी इंडिपेंडेंट सीट्स नहीं आई हैं। इसका मतलब यह है कि वो ये तमाम की तमाम सीटें जो थी जो आई इंडिपेंडेंट के नाम से, वो सब के सब जो इमरान खान के नाम से आई, पीटीआई की तरफ से आई। इन लिहाजा ये एक नाजायज तरीके से, गैर आईनी तरीके से एक पार्टी को आप जो है अलग करके रखते हो, तो उन्होंने उसको बुनियाद बना के ये फैसला दिया था। और वो आप जजमेंट देखिए ना मंसूर अली शाह की, और जो मेजॉरिटी जजमेंट है जो 12 जुलाई वाली, उसके अंदर वो सारी डिटेल दी हुई है। और फिर ये कहाँ से लॉजिक ले आए कि आर्टिकल 51 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहाँ ये इख्तियार देता है कि आप ये तमाम सीटें जो हैं, ये रिजर्व सीट जो हैं, ये आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को दे दोगे? ये कहाँ से आ गई? ये तो एक आइन वाली बात तो खत्म हो गई। आइन वाली बात उस वक्त खत्म हो गई थी जब एस्टेब्लिशमेंट ने इस पीडीएम की हुकूमत के साथ मिलके 90 दिन के इलेक्शन को डिफाई कर दिया था। यहाँ पे कोई सिविलाइज हुकूमत होती और यहाँ पर कोई सुप्रीम कोर्ट के जज जिनको सुप्रीम कोर्ट कहा जा सके, कि जिसको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो इनको तो दे शुड हैव बीन पुट टू ट्रायल फॉर डेलिबरेटली वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर हमारे सामने जी अहमद साहब, जो मुखालफीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं कि पीटीआई उम्मीदवार ही नहीं थी। उनको सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि जनाब हम आपके केस को भी सुनते हैं, आपको भी इसमें शामिल करते हैं। पीटीआई खुद जो है वो रिक्वेस्ट लेकर ना जाए, पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट से रजू ना करे, पीटीआई इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ना जाए, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट था कि वो ये कहते कि नहीं, हम इसको तहरीक इंसाफ के चूँकि दीगर मुहर्रकात हैं इलेक्शन के हवाले से, उनको साथ मिला के इसको इनमें शामिल कर रहे हैं? ये आर्टिकल 187 जो है सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट अथॉरिटी देता है कि वो अल्टीमेटली वहाँ पे, उसके बाद तो और अदालत कोई नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट कैन गो फॉर कंप्लीट जस्टिस। वहाँ वो सारी डिटेल्स को सामने रख के वो उसको किसी नतीजे में पहुँच सकते हैं और वो ये अलाउ कर सकते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, आर्टिकल 187 को पढ़ लीजिए। बात ये है कि ये इस तरीके से आप ये सारी एक्सरसाइज जो की गई है, ये जी आप देखिए ना, आप ये आप कहते हैं कि जी मुआइनी अदालत, सवाल ये है कि जिस वक्त आप अभी पाकिस्तान की हिस्ट्री को भी सामने रख लें और दुनिया के दूसरे ममालिक में भी जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आए और अमेंडमेंट को चैलेंज कर लिया जाए, तो अदालत जो है कोई और काम नहीं करती, पहले वो चैलेंज की हुई पटिशन को सुनती है और फैसला करती है ताकि उसकी लेजिटिमेसी हो फैसला करने की। अब यहाँ पे वो जो इतनी जो है डजन्स 2-3 डजन्स पटिशन थी जो आई हुई थी, जिसमें बार एसोसिएशन की तरफ से थी,
बार काउंसिल की तरफ से थी और पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से थी, वो सारी पिटीशन जो हैं जिसे लगी, तो उस दिन बेंच ने बाकायदा तौर के ऊपर ये ऑर्डर लिखा कि ये हम इसको 3 हफ्ते के बाद इसको बाकायदा लगाएंगे। उसको एडमिट किया कि हम 3 हफ्ते के बाद ये फिक्स की जाएंगी, और साथ ही साथ ये भी हमारी उसके अंदर लिखा गया कि हमारी ये असर्शन थी कि फुल कोर्ट इसके लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, वो भी उसके अंदर उस ऑर्डर में लिखा गया। उसके बाद आप देखिए आज कितने महीने गुजर गए वो 3 हफ्तों की जगह पर, किसी ने वो पिटीशन जो फिक्स की है और ये धड़ाधड़ ये फैसले हो रहे हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एस्पेक्ट के वेदर ये अमेंडमेंट जो है 26 अमेंडमेंट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये फैसला हुआ नहीं, और आप ये बाकायदा ये बेंच ने काम शुरू कर दिया।